Hello, hello guys. Welcome to SKP Learning. If you first time visit this channel, please subscribe the bell icon for latest video. So let's start this video. CUT paper political science important question for और competitive exam. राजनीति विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है और ये सभी क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी से हूबहू दिखाए गए हैं, लिखे गए हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कर दें और अपने ग्रुपों में इसको शेयर करिए। चलिए लेट स्टार्ट। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन एडॉप्टेड एन ओपन डोर पॉलिसी एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म इन 1978। निम्नलिखित में से किस देश ने 1978 में ओपन डोर नीति और आर्थिक सुधारों को अपनाया? ऑप्शन ए है साउथ कोरिया, ऑप्शन सेकेंड है चाइना, ऑप्शन थर्ड है यूएसए एंड ऑप्शन फोर्थ है जापान। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा मित्रों, चाइना हो जाएगा। अब आपको कमेंट करना है कि भारत ने ओपन डोर पॉलिसी को किस ईयर अपनाया, यानी किस साल भारत ने आर्थिक सुधारों को अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे अब हम लोग। इन 1966 हु मेड द 6-point प्रपोजल फॉर द ग्रेटर ऑटोनॉमी ऑफ ईस्ट पाकिस्तान? फर्स्ट ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सेकेंड है शेख मुजीबुर रहमान, थर्ड है जनरल याहिया खान और फोर्थ है जुल्फिकार अली भुट्टो। तो डियर स्टूडेंट, राइट ऑप्शन हो जाएगा शेख मुजीबुर रहमान, यानी 1966 में पूर्वी पाकिस्तान के बृहत्तर स्वायत्तता के लिए 6 सूत्री प्रस्ताव शेख मुजीबुर रहमान ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, सभी कुछ आपके एनसीईआरटी से हूबहू लिया गया क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी की हर लाइन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन आ रहा है कि इन विच ईयर ऑफ द मिखाइल गोर्बाचेव इलेक्टेड एट द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन? ऑप्शन देख लीजिएगा, 1982, 1983, 1984, 1985। मिखाइल गोर्बाचेव को किस वर्ष सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव चुना गया? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 1985 में। अब आगे देखिएगा फोर्थ वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव नॉट एक्सेप्टेड यूरो एज द कॉमन करेंसी? तो डियर स्टूडेंट, आप लोग यहाँ देखिएगा कि नॉट को बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड किया गया है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पहला ऑप्शन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने यूरो को समान मुद्रा के रूप में स्वीकार नहीं किया? ऑप्शन है डेनमार्क और स्वीडन, ऑप्शन सेकेंड है स्पेन एंड पुर्तगाल, ऑप्शन थर्ड है ग्रीस एंड जर्मनी एंड ऑप्शन फोर है फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डेनमार्क एंड स्वीडन। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि यूरो इस्टेब्लिश कब हुआ, यूरो के फ्लैग क्या हैं, यूरो की करेंसी क्या है और यूरो के कंट्रीब्यूशन मेंबर या मेंबर क्या हैं, वो आप लोग कमेंट कीजिएगा। आगे देखिएगा, द आसियान रीजन फोरम ARF established in 1994 is the organization that carry out the coordination of, यानी कह रहा है कि 1994 में स्थापित आसियान क्षेत्रीय वह संगठन है जो समन्वय करता है। ऑप्शन ए ट्रेड एंड फाइनेंस, ऑप्शन सेकेंड फ्रेंडशिप एंड सोलिडरिटी, सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी, थर्ड ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट एंड लेबर, फोर्थ ऑप्शन है यानी व्यापार और हित पहला, मित्रता और एकजुटता दूसरा और तीसरा है सुरक्षा और विदेश नीति और चौथा है निवेश और श्रम। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो राइट ऑप्शन आपको मिल जाएगा थर्ड, सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। आगे बढ़ेंगे, सिक्स क्वेश्चन आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ज्वाइन सार्क इन द ईयर ऑफ 2007? प्रश्न क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि इनमें से कौन सा देश 2007 में सार्क में शामिल हुआ? ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन सेकेंड है नेपाल, ऑप्शन थर्ड है अफगानिस्तान एंड ऑप्शन फोर है बांग्लादेश। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको अफगानिस्तान राइट ऑप्शन हो जाएगा। कब ज्वाइन किया? तो 3 अप्रैल 2007 को। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन साउथ एशिया? क्या कह रहा है मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन टू चाइना, ऑप्शन थर्ड बांग्लादेश, ऑप्शन फोर नेपाल।
तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा चाइना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एट द याल्टा कॉन्फ्रेंस द बिग थ्री डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द प्रपोज्ड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। द बिग थ्री स्टूड फॉर। पहला है रूजवेल्ट, चर्चिल, क्रुश्चेव। सेकेंड है रूजवेल्ट, चर्चिल एंड स्टालिन। थर्ड है डेंग सियाओपिंग, चर्चिल, स्टालिन एंड फोर्थ है केनेडी, एटली, स्टालिन। ये सभी यूएसए, ब्रिटेन और सोवियत संघ के महत्वपूर्ण नेताओं का नाम आपके सामने है। तो इसमें आप बताएंगे कि कौन कौन थे जो इस संधि में, इस ट्रीटी में शामिल होते हैं। तो बताइए इसका जो राइट ऑप्शन होगा रूजवेल्ट, चर्चिल एंड स्टालिन। तो आप जानते होंगे कि स्टालिन आपके यूएसएसआर या सोवियत संघ या रसिया के थे। चर्चिल आप लोग जानते होंगे कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और रूजवेल्ट आप लोग जान रहे होंगे कि अमेरिका के थे। तो इस तरह आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। और देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन की श्रृंखला चल रही है। द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी IAEA वाज स्टेब्लिश इन। क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन देखिएगा 1 1951, ऑप्शन 2 1953, ऑप्शन 4 1955 एंड ऑप्शन 4 1957। तो आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 29 जुलाई 1952 को वियना ऑस्ट्रिया में हुई थी। तो इस तरह इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1957। आगे देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडेड लोन एंड ग्रांट टू मेंबर कंट्री फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। ऑप्शन ए WTO, ऑप्शन सेकेंड वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन थर्ड IMF, ऑप्शन फोर्थ यूएनओ। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या करता है कि दुनिया भर के देशों को शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, पर्यावरण संरक्षण के लिए ऋण देता है, यानी ग्रांट देता है। और इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए, हेडक्वार्टर अगर इसका पूछा जाए, तो आप लोग कहेंगे कि ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आगामी कई परीक्षाओं में देखने को मिला। वाशिंगटन DC, अमेरिका, USA में इसका हेडक्वार्टर है और स्टार्टेड 27 दिसंबर 1945, 1944 में स्टार्ट होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब क्या होता है, यानी पूर्ण रूप क्या है इसका। स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रोल। सेकेंड है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। थर्ड है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन टैक्टिस स्ट्रेटेजिक। फोर्थ है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन टैक्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, यानी कि ये कब अपनाई गई, तो 31 जुलाई 1991। और इसमें USA एंड USSR थे। और ये फर्स्ट ट्रीटी रिक्वायर्ड हुई USA एंड USSR में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थ्रेट टू ग्लोबल सिक्योरिटी, यानी कि इनमें से कौन सा वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा है। हथियार नियंत्रण, आतंकवाद, निरस्त्रीकरण और मानवाधिकार, यानी ह्यूमन राइट्स, आर्म्स कंट्रोल, टेररिज्म एंड डिसआर्मेमेंट। यानी दुनिया भर के लिए जो वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरे हैं, आप जानते होंगे कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है आतंकवाद। आतंकवाद दुनिया भर के वैश्विक सुरक्षा के लिए एक विश्वव्यापी समस्या है और भारत इसके लिए हमेशा से UN में आवाज़ उठाता है। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, वह समय समय पर आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण भारत को कोई ना कोई तरीके से परेशान करते हैं। कहीं ना कहीं इनकी घटनाएं पड़ोसी राज्यों जम्मू कश्मीर, पंजाब,
दिल्ली के इलाकों में आपको देखने को मिल जाएगी। आगे देखिएगा, मैच द फॉलोइंग लिस्ट है, एक तरफ दूसरे तरफ इसका आंसर देना है। तो मापुजी हैं एक ट्राइब्स, दूसरा है कूनो ट्राइब्स, तीसरा है कालिलेरा पीपल ऑफ कॉर्डिलेरा रीजन, और फोर्थ है ट्राइबल पीपल ऑफ चिटगांव हिल ट्रैक्ट, यानी चिटगांव पहाड़ी क्षेत्रों के जनजाति लोग। अब आपको बताना है ये जनजाति के लोग कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो इस तरह अगर आप मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि फर्स्ट का आप देखेंगे कि चिली हो जाएगा। मापुचे, अगर आप लोग ज्योग्राफी के स्टूडेंट होंगे तो आप जानते होंगे कि मापुचे ट्राइब्स कहाँ होती है, तो चिली में होती है। कूना पनामा होती है ईस्ट ऑफ पनामा केनाल। कालिलेरा आपको देखने को मिल जाएगा फिलीपींस में, और ट्राइबल पीपल ऑफ चिटगांव बांग्लादेश में आपको मिल जाएगा। इस तरह ऑप्शन देखेंगे तो आपको ऑप्शन सेकेंड इज द राइट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। आगे देखिएगा, व्हेन वाज द क्योटो प्रोटोकॉल साइन। क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग गैस रिडक्शन के लिए एक समिट होती है 11 दिसंबर, कब होती है, 11 दिसंबर 1997। जापान का एक शहर है क्योटो, वहाँ पे यह सिग्नेचर होता है, और दुनिया भर के तमाम देशों ने अप्रॉक्सीमेट 192 कंट्री आर सिग्नेचर इन दिस क्योटो प्रोटोकॉल। और भारत कब सिग्नेचर करता है, ये क्वेश्चन अब बन सकता है मे बी। तो इंडियन सिग्नेचर इन द क्योटो प्रोटोकॉल 26 अगस्त। तो चलिए आगे इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे आपका क्वेश्चन आ रहा है, व्हेन वाज द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। ऑप्शन ए 1998, ऑप्शन सेकेंड 1999, ऑप्शन थर्ड 2001 एंड ऑप्शन फोर 2005। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 2001। कब, 14 दिसंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोबल प्लेटफॉर्म ब्रिंग टुगेदर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट, लेबर, यूथ, वीमेंस एक्टिविटीज अपोज टू न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन। पहला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सेकेंड है वर्ल्ड सोशल फोरम, थर्ड है वर्ल्ड कल्चर फोरम, और फोर्थ है G20। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा WSF। फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, अब पूछा जाएगा वर्ल्ड सोशल फोरम की फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, तो 2001 में। कहाँ हुई थी, तो ब्राज़ील के पोर्टो एलेगो में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण के बारे में कथन सही है। पहला है ग्लोबलाइजेशन इज अ प्योरली एन इकोनॉमिक फ्यूनेमा, यानी वैश्वीकरण विशुद्ध रूप से एक आर्थिक घटना है। सेकेंड है ग्लोबलाइजेशन इज प्योरली अ कल्चर फ्यूनेमा, यानी वैश्वीकरण विशुद्ध रूप से एक सांस्कृतिक घटना है। थर्ड कह रहा है ग्लोबलाइजेशन इज अ मल्टी डायमेंशन फ्यूनेमा, यानी वैश्वीकरण एक बहुआयामी घटना है। और फोर्थ है ग्लोबलाइजेशन हैज ए यूनिवर्सल इम्पैक्ट ऑन ऑल स्टेट एंड सोसाइटी। तो देखिएगा ग्लोबलाइजेशन के पार्ट से ये पूछा गया है, और आपका एक पूरा चैप्टर ग्लोबलाइजेशन पे डिपेंड करता है। एंड ग्लोबलाइजेशन इज अ मल्टी डायमेंशन फ्यूनेमा वेयर बाई गुड्स, कैपिटल, पीपल, नॉलेज, आइडिया एंड कल्चर फ्लो अक्रॉस द बाउंड्री, यानी वैश्वीकरण में फ्लो होता है विचारों का, सामानों का आदान प्रदान वैश्विक स्तर पे होता है। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज अम्बेडकर जयंती ऑब्जर्व इन इंडिया, यानी भारत में अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है। ऑप्शन ए 14 जनवरी, ऑप्शन सेकेंड 14 फरवरी, ऑप्शन थर्ड 14 मार्च, और ऑप्शन फोर्थ कह रहा है 14 अप्रैल। तो यहाँ पे आप देखेंगे 14 अप्रैल 1891 में अम्बेडकर साहब का जन्म होता है मध्य प्रांत यानी आज के MP में मऊ जिले में, और इनकी मृत्यु पूछा जाएगा तो 6 दिसंबर 1956। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, भारत के फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, और करीब 60 देशों के संविधानों का यानी 16 कंट्रियों के कॉन्स्टिट्यूशन का ये रीड करने के बाद भारत का संविधान लिखते हैं।
बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के संविधान में अपने जीवन के अमूल क्षणों को समर्पित कर दिया। आगे देखेंगे डियर स्टूडेंट, आगे देखेंगे। अब ये कुछ पिक्चर आपको दिखने को मिल रही है कि ये स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द 5 क्वेश्चन एज दैट फॉलो। तो अब देखिएगा इस में लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द लोगो EU सार्क UN आसियान, यानी चित्र को देखें और प्रतीक चिन्हों की पहचान करें कि ये कहाँ का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन का है। जैतून की पत्तियाँ हैं, ये आपको जैतून की पत्तियां दिख रही होंगी। आगे देख रहा है हु वाज द सेकेंड सेक्रेटरी ऑफ द UN। तो यूथंट है, त्रिवेली है, डैग हैमरशोल्ड है, कुर्ट वल्दमीन है। तो इसके जो हैं डैग हैमरशोल्ड वाज द सेकेंड महासचिव हो जाएंगे। और इसमें बता दे रहा है कि विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑफ द UN डे, 20 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 26। तो डियर स्टूडेंट 24 अक्टूबर 1945 को UN, और UN का सक्सीडर कौन था, यानी UN का उत्तराधिकारी के रूप में कौन आगे बढ़ता है, तो इसको आप कमेंट करिएगा। आगे देखिएगा The UN was founded as a successor to which of the following: League of Nations, Council of Europe, Council of Europe, हेग कॉन्फ्रेंस। क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन उत्तराधिकार के रूप में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। तो लीग ऑफ नेशन, दूसरा है यूरोप का कंसल्ट, तीसरा है काउंसिल ऑफ यूरोप और थर्ड है हेग कॉन्फ्रेंस। तो ऑप्शन जो राइट हो जाएगा लीग ऑफ नेशन अनसक्सेसफुल होने के बाद यूनाइटेड नेशन बना 1945 में, यानी लीग ऑफ नेशन का एक तरह से उत्तराधिकारी हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ। कब उसकी स्थापना हुई? 24 अक्टूबर 1945। आगे देखिएगा इजी क्वेश्चन आ रहा है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UNDP? फर्स्ट है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्लानिंग, सेकेंड है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, थर्ड है यूनाइटेड नेशन डिजाइन प्रोग्राम और फोर्थ है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो डियर स्टूडेंट यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्लानिंग ये आंसर हो जाएगा। अब कुछ पैराग्राफ आपको देखने को मिलेंगे, इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना पड़ेगा और इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको आंसर रिप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसको ना पढ़ते हुए डायरेक्ट आंसर पे आते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन कंसिस्टेड अ 7 स्टेट कार्ड। अब देखिए आपको पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना, आपको 7 स्टेट देखना है कि यहाँ पे जो 7 स्टेट आपको कहाँ दिख रहे हैं। तो आप जानते होंगे कि 7 स्टेट आपको ईस्टर्न स्टेट जिसको कहते हैं 7 स्टेट। देखिए आपको 7 स्टेट ये दिख रहे हैं। 22 किलोमीटर एक पतली रेखाओं से ये ये राज्य देखते हैं। तो आपको अब डायरेक्ट आपको आंसर करना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र जो 7 राज्य जो हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन में देखिएगा डियर स्टूडेंट 7 सिस्टर, 7 स्टार, 7 सी और 7 ब्रदर। तो देखिए यहाँ पे आपको डायरेक्ट हमने दिखा दिया कि 7 सिस्टर ही यहाँ पे बोला जाता, 7 बहनें ही बोला जाता। तो सीधा सा आप लोग 7 सिस्टर कर देंगे। आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन को टच करिए और वहाँ देखिए कहाँ पे ये लिखा हुआ। आगे देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट द नॉर्थ ईस्ट रीजन शेयर इट बाउंड्री? चाइना, नेपाल एंड बांग्लादेश, चाइना, भूटान एंड बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश, चाइना, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। यानी कह रहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र निम्नलिखित में से किन देशों से अपनी सीमाएं साझा करता है। अब देखिएगा यहाँ पे आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा और आपको ये देखिए अदरवाइज द रीजन शेयर बाउंड्री विद द चाइना, म्यांमार एंड बांग्लादेश, यही दिस इज द राइट ऑप्शन। और आप देखेंगे कि चाइना, म्यांमार एंड बांग्लादेश, तो ये होता है आंसर पकड़ने का तरीका। आगे देखिएगा इन विच ईयर ऑफ द स्टेट ऑफ द नागालैंड क्रिएटेड? ऑप्शन 1961, ऑप्शन सेकेंड 1963, ऑप्शन 4 1965, 1967। अब आपको डायरेक्ट आंसर पे हम ले चलते हैं कि देखिए आपको कहाँ पे ये चीज़ें मिल जाएगा। तो आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधे सीधे देखना है कि 1963 देखिए आपको नागालैंड वाज क्रिएटेड इन 1963।
तो ये होता है ऑप्शन पकड़ने का तरीका, और आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट नागालैंड राज्य का गठन 1963। आगे देखिएगा, अब यहाँ पे कुछ ट्राइब्स के बारे में बताया गया कि खासी यानी खासी ट्राइब्स एंड इथिक ग्रुप इन ही हैबिटेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ऑप्शन है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय। अब देखिए, आपको जानते होंगे अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे कि गारो, खासी, जैंतिया, दीज ट्राइब बिलोंग टू अ मेघालय। तो ये आपका मेघालय, अगर ऑप्शन में आप जाना चाहेंगे तो आपको मेघालय भी यहाँ से दिख जाएगा। तो आप लोग गारो, खासी, जैंतिया, देखिए खासी हिल ऑफ मेघालय। तो ये ऑप्शन पकड़ने का एक तरीका होता है कि डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन पकड़ें। आगे देखिएगा, हु एमंग द फॉलोइंग इंटर्ड इनटू स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विथ इंडिया इन नवंबर 1947। यानी कि 1947 में भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का समझौता किसने किया? मणिपुर के राजा, हैदराबाद के निजाम, जूनागढ़ के नवाब और कश्मीर के महाराजा। तो हमने बताया था आप लोगों को कि क्लास में कि हैदराबाद का निजाम जो है 1947 में अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए करता है। 29 नवंबर, अगर डेट पूछा जाए तो 29 नवंबर भी हो जाएगा। आगे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपली स्टेट वाज रिलुकेंट टू द साइन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद इंडिया। यानी कि इनमें से कौन सी रियासत भारत के साथ विलय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए अनिच्छुक थी? पहला तमिलनाडु, गुजरात और पंजाब, दूसरा केरल, हैदराबाद, बॉम्बे, और थर्ड है असम, गोवा, त्रिपुरा, और फोर्थ है हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। आगे देखिएगा, द टू नेशन थ्योरी वाज एडवांस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी। द्विराष्ट्र सिद्धांत इनमें से किस पार्टी के द्वारा आगे बढ़ाया गया? तो जनता पार्टी है, मुस्लिम लीग है, समाजवादी पार्टी है, स्वतंत्र पार्टी है। तो आप जानते हैं कि जनता पार्टी की सरकार इंदिरा गांधी की सरकार के बाद सत्ता बनती है। मुस्लिम लीग सोशलिस्ट पार्टी, तो ऑप्शन सही हो जाएगा मुस्लिम लीग सोशलिस्ट पार्टी। आप जानते होंगे कि जयप्रकाश नारायण की है, और स्वतंत्र पार्टी आपके कमेंट करिएगा संस्थापक। हु वाज द नो वाइट फ्रंटियर गांधी? तो डियर स्टूडेंट, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, खान अब्दुल गफ्फार खान एंड पोटी श्री राम रूल। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार की उपाधि जिन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान थे। ये कहाँ से बिलोंग करते थे? तो ये आपके ईस्टर्न पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश से संबंधित महत्वपूर्ण नेता थे, और ये दो राष्ट्र नीति के अपोज में थे, यानी यह खिलाफ में थे। आगे देखिएगा डियर स्टूडेंट, मैं द फॉलोइंग पहले हैं एस ए डांगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मीनू मसानी, अशोक मेहता। एक तरफ ये नेता हैं और उनकी पार्टी दूसरी तरफ है। तो सीधे सीधे हम लोग डेंगा को जानते हैं कि डेंगा कौन है ये। तो ये डेंगा साहब कौन है ये? तो डेंगा साहब कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी आप जानते होंगे भारतीय जनसंघ के मेंबर थे। मीनू मसानी को आप जानते होंगे कि स्वतंत्र पार्टी। अशोक मेहता प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। आगे देखिएगा, हु वाज द लीडर ऑफ द एंटी कास्ट मूवमेंट एंड द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी? फर्स्ट आचार्य नरेंद्र, सेकेंड रफ़ी अहमद किदवई, थर्ड है ए के गोपालन, फोर्थ है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो आप जानते होंगे कि एंटी कास्ट मूवमेंट यानी कि जाति विरोधी आंदोलन के इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के आपके जो संस्थापक हैं बाबा साहब अम्बेडकर। इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल। तो ये सब चीज़ें याद कर लिए मध्य प्रांत यानी आधुनिक मध्य प्रदेश में। आगे देखिएगा, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द नो एज मिल्क मैन ऑफ द इंडिया? भारत के मिल्क मैन ऑफ द इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? अरुण कृष्णा, मुलजी भाई पटेल, वर्गीस कुरियन, एम एस स्वामीनाथन। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन। अब आगे स्टेटमेंट दिए गए हैं दो, और उनमें से बताना है कौन स्टेटमेंट सही है। दिस सेकेंड 5 ईयर स्टेट ऑन हैवी इंडस्ट्री। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर जोर दिया गया। और दूसरा, अ बल्क ऑफ इंडस्ट्री लाइक इलेक्ट्रिकल, रेलवे, स्टील कुड बी डेवलप्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट। फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकेंड इज इनकरेक्ट, एंड फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड बट द। तो देखिए यहाँ पे जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर थी, और 1956 से स्टार्ट होती है और 1961 तक चलती है। पीसी महालनोबिस मॉडल भी इसे कहा जाता है। और भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाना, यानी फार्मिंग सेक्टर
को इंक्रीज करना। और देन आपका जो सेकेंड प्लानिंग कमीशन स्टार्ट 1956 टू 1961, इन दिस प्लानिंग कमीशन फोकस ऑन द हैवी इंडस्ट्री। ओके, नेक्स्ट आगे देखेंगे, द सेकेंड 5 ईयर प्लान वाज ड्राफ्टेड। आगे देखिए, के एन राज, पीसी मानलोबिस, जे सी कुरप्पा और पीसी महापात्रा। तो आप देखिएगा कि पीसी महालोबिस वाज द फाउंडर, वाज द ड्राफ्टर ऑफ सेकेंड प्लानिंग कमीशन। नेक्स्ट देखिएगा 38, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी वाज रिजेक्टेड इंडिया एज डिस्क्लेमेटरी एज इज प्रिवेंटेड ओनली ए नॉन न्यूक्लियर कंट्री फ्रॉम एक्वायरिंग न्यूक्लियर वीमन। तो भारत के साथ जो भेदभाव बताते हुए खारिज कर दिया, यानी किस संधि को भारत ने भेदभाव पूर्व बताते हुए खारिज कर दिया, क्योंकि यह केवल गैर परमाणु देशों को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोकती है। तो भारत कभी भी एनपीटीपी का सदस्य नहीं था। तो आप देखेंगे कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे भारत ने साइन नहीं की। आगे देखिएगा, विच वर द फर्स्ट समिट ऑफ नेम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रसिद्ध शिखर सम्मेलन कब हुआ था? बेंगलुरु, बेलग्रेड, बेल्जियम, बेलारूस। तो आप देखेंगे कि बेलग्रेड के सम्मेलन में 19 सेंचुरी के आसपास गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में। और बेलग्रेड में आपके जो डेवलप्ड कंट्री के मेंबर थे, नासिर, गमाल, नेहरू, सुकर्णो, ये सभी देश ने बेलग्रेड में एक सम्मेलन किया। और दुनिया भर के किसी भी गुट को शामिल अपने देशों में नहीं करने के लिए एक स्वतंत्र गुट निरपेक्ष आंदोलन करते हो। किसी भी डेवलप कंट्री को जोड़ने के अलावा किसी भी महाशक्ति में ना जाना इनकी पहली प्राथमिकता होती है। यानी ये अभी नए स्वतंत्र राष्ट्र हुए थे और ये किसी भी दुनिया के 2 खेमों में नहीं जाना चाहते थे। पहला खेमा था यूएसए और दूसरा था यूएसएसआर। पहला था पूंजीवादी और दूसरा था कम्युनिस्ट, यानी कैपिटलिस्ट एंड सोवियत यूनियन, यानी सोशलिज्म को ना अपनाने के लिए एक नई अपनाते हैं नीति। बेलग्रेड में पहला शिखर सम्मेलन होता है। आगे देखिएगा, द शिमला एग्रीमेंट 1972 वाज साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज फॉलोइंग नेपाल, पाकिस्तान, चाइना एंड बांग्लादेश। तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान ने सिग्नेचर किया था शिमला समझौते पर जब पहला भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ उसके बाद। आगे देखिएगा, who proposed in 1963 that all the senior congressmen should resign from the office to make of the younger पार्टी वर्कर्स एंड निजलप्पा, बीबी गिरी, के कामराज और इंदिरा गांधी। क्वेश्चन करा कि 1963 में प्रस्ताव दिए थे सभी वरिष्ठ कांग्रेसियों को युवा पार्टी कार्यकर्ता हेतु मार्ग प्रशस्त करने से इस्तीफा दे देना चाहिए, इंदिरा गांधी। आगे देखिएगा, हु गेव द स्ट्रेटजी ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म, यानी कि गैर कांग्रेसवाद की रणनीति किसने दी? पहला है राम मनोहर लोहिया, दूसरा है सी नटराजन, अन्नादुरई, तीसरा है के कामराज और चौथा है कर्पूरी ठाकुर। तो आप जानते होंगे कि राम मनोहर लोहिया ने नॉन कांग्रेस, गैर कांग्रेसवाद और ये समाजवाद के नेता थे। आगे देखिएगा, मंडल कमीशन वाज अपॉइंटेड। मंडल कमीशन क्या है डियर स्टूडेंट, आपको जानना होगा। जितने भी हमारे ओबीसी लोग हैं इन्हीं की वजह से आज आरक्षण पाते हैं और ये ओबीसी को 27% का रिजर्वेशन दिया जाता है मंडल कमीशन के द्वारा। और ये किस पार्टी की सरकार रहती है उस दौरान ये पूछा है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तीसरा जनता पार्टी और चौथा है समाजवादी पार्टी। तो आप देखेंगे कि भारत में एक ऐसा दौर आया कि अभी तक जो एससी और एसटी को आरक्षण दिया जा रहा था, अब ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास को भी आरक्षण दिया जाएगा और वह भी 27% रिजर्वेशन। तो ये किस पार्टी की सत्ता में होता है? तो जनता पार्टी की सरकार आती है, मोरारजी देसाई की सरकार आती है, इंदिरा गांधी की सरकार जाने के बाद, और यह लोगों को जोड़ने के लिए आरक्षण का काम करते हैं जो कि ओबीसीयों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ जाती है। आगे देखिएगा, 1974 इन नेशनल वाइड स्ट्राइक बाय द एम्प्लॉय ऑफ द रेलवे वाज लीड बाय बीच ऑफ द फॉलोइंग लीडर। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1974 में रेलवे के सभी कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रव्यापी हड़ताल के नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया?
पहला है जयप्रकाश नारायण, दूसरा है चारू मजूमदार, तीसरा है जॉर्ज फर्नांडिस और चौथा है इंदिरा गांधी। तो आप जानते होंगे कि जयप्रकाश नारायण जो बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण नेता थे, संपूर्ण क्रांति और राजविहीन क्रांति की नारा दिए और इन्होंने बताया कि देश में इंदिरा जी जो कर रही हैं वह सही नहीं कर रही हैं। आगे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी लीड द मूवमेंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पंजाबी सूबा, यानी कि इनमें से कौन सा राजनीतिक दल ने पंजाबी सूबा के गठन के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। कांग्रेस है, लोक दल है, अकाली दल है, सीपीआई है। तो अब देखेंगे कि अकाली दल पंजाब से संबंधित पार्टी है, जी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, हु अमंग द फॉलोइंग लीड द एंटी ब्राह्मण मूवमेंट, वर्क फ्रॉम द जस्टिस पॉलिसी एंड आल्सो फाउंडर द्रविडियन कड़कम। एक गोपालन पहला है, दूसरा ई.वी. रामास्वामी नायकर है, तीसरा के कामराज है, पोट्टी श्रीरामुलु है। तो आप देखेंगे कि ई रामास्वामी नायकर जो है इसके जो है काम करते हैं। आगे देखिएगा, व्हाट डज BAMSEP स्टैंड, बैकवर्ड एंड मुस्लिम कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एजुकेशन फेडरेशन, बैकवर्ड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन और बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन। तो पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी संगठन हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। अब आगे देखिएगा मित्रों, ये कुछ मैच द फॉलोइंग है और ये भारत के प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल है, जिसमें आप देखेंगे कि एच.डी. देवगौड़ा, I.K. गुजराल, BP सिंह और मनमोहन सिंह, ये इनका कार्यकाल यानी टेनोर पूछा जा रहा है। तो एच.डी. देवगौड़ा कब आए थे, तो 1966 से 1996 टू 1997 और गुजराल साहब आते हैं 1997 से 1998 और BP सिंह आते हैं 1989 से। देखिए I.K. गुजराल ये हो जाएंगे, एक मिनट वेट, देवगौड़ा जी जून में, I.K. गुजराल 1997 में, BP सिंह 1989 टू 1919 में और मनमोहन सिंह आ जाएंगे 2004 से 14। और उसके बाद मनमोहन सिंह के बाद कौन आते हैं कमेंट कीजिएगा। आगे देखिएगा, हु वाज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी, फर्स्ट मायावती, सेकेंड B.R. अम्बेडकर, थर्ड जगजीवन राम और फोर्थ कांशीराम। तो बहुजन समाज पार्टी की संस्थापक कौन थे, तो कांशीराम थे। आगे देखिएगा, the model of transition in Russia, Central Asia and East Europe that was influenced by the World Bank and the IMF come to know as current therapy, shock therapy, फिजिकल थेरेपी और ग्लास्को थेरेपी। तो आप देखेंगे कि रूस, मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में संक्रमण का मॉडल जो विश्व बैंक और IMF द्वारा प्रस्तावित किया था किस रूप में जाना जाता है, तो आप जानते होंगे कि शॉक थेरेपी, आघात पहुंचाकर इलाज करना, यानी कि सोवियत संघ जब टूटा तो उसने शॉक थेरेपी को अपनाया और अब वह पूंजीपति यानी पूंजीवादी मॉडल को अपनाया। तो डियर स्टूडेंट, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट फॉर दिस सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।